नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 69 जिसकी दिनांक है 24 दिसंबर 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी इतिहास की पाठ्य पुस्तक के चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पर आधारित है। आज की वर्कशीट में हम लघु और दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न जो कि 3 और 5 अंक वाले हैं तथा स्रोत आधारित प्रश्न जो कि 4 अंक हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आज के वर्कशीट के हमारे प्रश्न हैं। कुल 10 प्रश्न 3 और 5 अंक वाले हैं और एक प्रश्न जो कि स्रोत आधारित है वो 4 अंक है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, लघु व दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न 3 से 5 अंक वाले। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। उत्तर है, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का प्रचार किया गया जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो। दूसरा है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग पर रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। तीसरा, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया जिसका चुनाव नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। चौथा है, नई स्थितियाँ रची गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ। यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। पांचवा, फ्रांस का नया राष्ट्रध्वज चुना गया। छठा, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। सातवां है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार मापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल एवं तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। उत्तर है, नेपोलियन 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का राजा था। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया और वहाँ फिर से राजतंत्र की स्थापना हो गई। लेकिन नेपोलियन ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके लिए उसे हमेशा याद किया जाता रहेगा। पहला है, नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए और प्रशासन व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाया। दूसरा, नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू किया जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इस कोड ने जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को समाप्त कर दिया। तीसरा, हर नागरिक को समान हैसियत प्रदान की गई और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया गया। चौथा, नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार किए। उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, किसानों को दास्ता और जागीर को अदा होने वाले शुल्क से मुक्त किया। पांचवा, उसने शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त किया। छठा, यातायात और संचार के साधनों में सुधार किए गए। प्रश्न नंबर 3, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर है, कला, काव्य, कहानियों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। लोकगीत, जन काव्य व लोक नृत्य। तीसरा, स्थानीय बोलियां व लोक साहित्य प्रबल। चौथा, भाषा। फ्रांस में एक ही भाषा को बढ़ावा देने से वहाँ के लोगों में एक राष्ट्र के रूप में पहचान विकसित करने में काफ़ी मदद मिली थी। इसी तरह से रूसी आधिपत्य के खिलाफ पोलैंड में पोलिश भाषा के इस्तेमाल से मदद मिली। जर्मनी में क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान विकसित करने के लिए लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने में संस्कृति का अहम योगदान था। प्रश्न नंबर 4, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर है, जर्मनी के एकीकरण आरंभ प्रशा के सिंहासन पर विलियम प्रथम के आसीन होने से हुआ। उसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क ने प्रशा को सैनिक शक्ति बनाया और जर्मनी के एकीकरण की भूमिका तैयार की। जर्मनी के एकीकरण का विचार
वियना कांग्रेस के बाद जोर पकड़ने लगा। वियना संधि के अनुसार जर्मनी को 30 राज्यों के एक ढीले ढाले संघ में बदला गया। जर्मन देशभक्तों ने इस मंच को दृढ़ बनाने के अनेक प्रयास किए। 1848 की क्रांति के मध्य फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट ने जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, परंतु पर्सा के राजा के कारण यह लक्ष्य पूरा न हो सका। वास्तव में जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएं थीं। ऑस्ट्रिया इस एकीकरण के विरुद्ध था तथा फ्रांस के लिए संयुक्त जर्मनी एक खतरा था। स्वयं अनेक जर्मनवासी भी इस एकता के विरुद्ध हुए। इन सब बाधाओं को बिस्मार्क ने दूर किया। वह 1862 ईस्वी में जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उसने जर्मनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि की और ऑस्ट्रिया को अपना मित्र बनाया। दोनों मिलकर डेनमार्क से युद्ध किए और युद्ध से प्राप्त उपनिवेशों की आड़ लेकर उसने 1866 में ऑस्ट्रिया से युद्ध किया। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ी बाधा थी। बिस्मार्क ने विश्व की शक्तियों को तटस्थ किया और ऑस्ट्रिया को सेडोवा में पराजित कर दिया। युद्ध के पश्चात मेन नदी के उत्तर में स्थित सभी जर्मन रियासतों को मिलाकर उत्तरी जर्मनी नामक एक राज्य संघ की स्थापना की। 1867 ईस्वी में इसमें मकेलबर्ग और सैक्सनी को भी मिला दिया गया। 1871 में फ्रांस को पराजित करने के पश्चात जर्मनी के दक्षिण राज्य बवेरिया, नार्डेन, व्यूटरबर्ग आदि भी जर्मन साम्राज्य में सम्मिलित हो गए। पर्सा के राजा को समस्त जर्मनी का राजा सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी के मानचित्र में एक राष्ट्र के रूप में उभरा। प्रश्न नंबर 5 है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी? उत्तर है एकीकरण की प्रक्रिया। प्रथम चरण 1832 कावूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। फ्रांस से संधि, ऑस्ट्रिया पराजित एवं 1859 में लुम्बार्डी को राज्य में मिला लिया गया। द्वितीय चरण मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय। तृतीय चरण 1860 में गैरीबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय। चतुर्थ चरण वेनेशिया व रोम पर अधिकार। 1871 में पोप से समझौता एवं एकीकृत इटली का उदय। एकीकरण में बाधाएं, राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास। दूसरा, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य। तीसरा, पोप का शासन। चौथा, वियना कांग्रेस। और पांचवा, अनुदारवादी शासक। छठा प्रश्न, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। चर्चा कीजिए। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, जैसा कि अन्य यूरोपीय देशों में हुआ। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा थी, जिसे हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। पहला, ब्रिटेन कई निर्जातीय पहचानों जैसे अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट आदि का देश था। दूसरा, आंग्ल राष्ट्र इंग्लैंड की अहमियत, सत्ता, समृद्धि में वृद्धि के साथ द्वीपीय समूह के अन्य राष्ट्रों पर इसका प्रभुत्व बढ़ गया। तीसरा, संसद ने 1688 में राजतंत्र की ताकत छीन ली। चौथा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 में हुए समझौते से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का जन्म हुआ, किंतु व्यवहार में इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जम गया। पांचवा, एक ब्रितानी पहचान के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाया गया, जिसमें कई बार स्कॉटिश, वेल्स, आयरलैंड के लोगों को भी दबाया गया। प्रश्न नंबर 7, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? उत्तर है यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारण। पहला, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। दूसरा, लोकतांत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया। तीसरा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता पर बल दिया गया। चौथा, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग उठने लगी। पांचवा, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं भी होने लगी।
8वां प्रश्न है 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, जिसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं। उत्तर है 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधान। पहला है जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति, संपत्ति के अधिकार की बहाली, जमींदारी एवं सामंती व्यवस्था की समाप्ति, तीसरा यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार, चौथा मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए, पांचवा एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। नंबर 9, 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक मुसीबतों को लाने वाला था, तर्कों सहित कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर है 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक मुसीबतों को लाने वाला था, क्योंकि महाशक्ति बनने की होड़ में औद्योगिक विकास हुआ तथा लघु उद्योग बर्बाद हो गए। दूसरा, बेरोजगारी में वृद्धि हुई। तीसरा, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे अनाज की पूर्ति में कमी आई। प्रश्न नंबर 10, 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूपक में परिवर्तित हो गए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर है 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रों को नारी रूपक के रूप में प्रदर्शित किया गया। यह काल्पनिक रूपक ज्ञान और शक्ति के प्रतीक बने। इसके फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली तथा अलग अलग राष्ट्रों ने अलग अलग नारी रूपक को राष्ट्रीय रूपक के रूप में अपनाया। उदाहरण, जर्मनी में जर्मेनिया तथा फ्रांस में मारियन नामक नारी रूपक के रूप में स्वीकार की गई। अब स्रोत आधारित प्रश्न देख लेते हैं, जो कि 4 अंक है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन 1823 से 1892 ने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक था क्वेस्ट सी क्यू उने नेशन, यानी राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, मार्ग या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरताओं से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सबसे जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सॉलिडिटी है। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह है, प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती ही नहीं है। राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। इसके प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न ए, अर्नेस्ट रेनन कौन था? अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न बी, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो उत्तर है, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। प्रश्न सी, स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है? उत्तर है, राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी होता है। प्रश्न डी, राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। किसी भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के समूह को राष्ट्र कहते हैं। ऐसे समूह जिसका एक ही इतिहास, परंपरा, संस्कृति तथा साथ मिलकर रहने की इच्छा हो। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। थैंक यू।